Hello, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with all your family members. And आप में से कुछ लोगों से मिल पा रहे हैं हम लोग, कुछ लोगों से नहीं. लेकिन आपको बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपस में तो फ़ोन के ज़रिए, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए आपस में रूबरू हो ही रहे हैं. तो मैंने आपको लास्ट वीक जो है वो नौका विहार का इंट्रोडक्शन दिया था, मतलब बताया था कि नौका विहार हम पढ़ेंगे, और उसमें मैंने सुमित्रानंद पंत जी की जीवनी आपको पढ़ाई थी. सुमित्रानंद पंत जी की जीवनी मैंने आपको पढ़ाई थी. अब सुमित्रानंद पंत जी की जो पोएम्स आपके कोर्स में हैं वो हैं आपकी एक तो नौका विहार आपके कोर्स में अभी है फिलहाल, और दूसरा बापू के प्रति. ये दो पोएम्स जो हैं वो आपके कोर्स में अभी रिड्यूस सिलेबस के बाद भी हैं. तो हम इसमें नौका विहार आज शुरू कर रहे हैं. ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पंत जी के जीवन परिचय में कि वो प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं, और उनके काव्य में प्रकृति का वर्णन यत्र तत्र सर्वत्र मिलता है. तो ये इस पोयम में भी आप प्रकृति वर्णन से ही इस पोयम की भी शुरुआत है. तो इसे चलिए देखते हैं. नौका विहार. शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं शांत क्लांत निश्चल. तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तलल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर. यहाँ तक एक पैराग्राफ है, और इतना ही आपका पूछा जाएगा आपके बोर्ड में भी. एक बार फिर से मैं पूरा रीड कर रही हूँ, और उसके बाद वर्ड बाय वर्ड जैसे बताती हूँ वैसे बताऊंगी. शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी हैं वर्तुल मृदुल लहर. ठीक है. इतना पूरा एक पैराग्राफ है. ठीक है. तो मोस्टली पूरा ही पैराग्राफ बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है. रेखांकित अंगों की रेखांकित अंशों की आपको उसमें व्याख्या करनी होती है, और उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे उसमें पूछे जाते हैं. ठीक है. तो चलिए हम लोग अलग अलग अर्थ देखते हैं. शांत मतलब सबसे पहले हम लोग दो लाइन लेके चलेंगे, और 4 लाइन पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर एक अर्थ जो है वो निकल करके आएगा. ध्यान से सुनिए. 10 पंक्तियों का ये एक पैराग्राफ है बेटा. 10 पंक्तियों का 10 लाइन्स है इसमें, और इसमें मैं 2 का अर्थ आपको बताऊंगी, और फिर 4 या 5 लाइन में आपका जब एक सेंटेंस फॉर्म होगा तब मैं आपको इसे बताऊंगी. समझ में आ गया. तो चलिए देखिए. शांत का अर्थ क्या होता है. शांत मतलब तो शांति होता है. फिर स्निग्ध मतलब होता है चिकनी. स्निग्ध मतलब चिकनी. ज्योत्स्ना मीन्स चांदनी. ज्योत्स्ना मीन्स चांदनी. उज्ज्वल मीन्स उजाला की हुई. अपलक मतलब बिना पलक झपकाए. ठीक है. उज्ज्वल मीन्स उजाला की हुई, उजली, और अपलक मीन्स होता है आपका बिना पलक झपकाए. अनंत मतलब आकाश. अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अनंत कहा जाता है ना, तो आकाश. नीरव मतलब शांत. नीरव मीन्स शांत. भूतल मतलब पृथ्वी. भूतल मीन्स पृथ्वी. सैकत शैया. सैकत मतलब होता है बालू. सैकत मीन्स
बालू, शैया पर दुग्ध धवल, दुग्ध मतलब दूध के रंग की, दुग्ध धवल, दुग्ध मतलब होता है दूध, और धवल मतलब होता है सफेद, अर्थात दूध जैसी सफेद। तो दुग्ध मतलब होता है दूध, और धवल मतलब होता है सफेद, अर्थात दूध जैसी सफेद। तनवंगी गंगा, तनवंगी मीन्स दुबली पतली, तनवंगी मीन्स दुबली पतली। ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म विरल मीन्स जो ग्रीष्म मतलब है गर्मी, ग्रीष्म मतलब है गर्मी, और विरल मतलब है पतली रेखा के रूप में, विरल मतलब है पतली रेखा के रूप में। लेटी है, तनवंगी मतलब, तनवंगी मतलब मैंने आपको बता दिया जिसका शरीर दुबला पतला हो। गंगा मतलब गंगा नदी, गंगा मीन्स गंगा नदी। लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, लेटी हैं श्रांत मतलब थकी हुई सी, शांत मतलब थकी हुई सी, क्लांत मतलब उदास, क्लांत मतलब उदास, और निश्चल मतलब होता है बिना चलायमान हुए, बिना चलती हुई। ठीक है, समझ में आया? तो 4 लाइन हम लोग पहले लेंगे, जो 4 लाइन आपको पढ़ाई है मैंने। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल से, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, यहाँ तक आपको मैं बताऊंगी। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब मैं आपको अलग अलग अर्थ, मैंने 4 लाइनों का बता दिया, अब मैं आपको बता रही हूँ। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, की चांदनी रात है, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अर्थात चांदनी शांत रात है, वातावरण जो है वो कैसा है, शांत है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, तो हम पहले स्निग्ध उज्ज्वल से शुरू कर रहे हैं, स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल से शुरू कर रहे हैं, और फिर हम शांत की बात करेंगे। तो चांदनी रात है, वातावरण शांत है, चारों ओर, चाहे थोड़ा सा कठिन पोयम तो सरल है, लेकिन इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो 4 या 5 लाइनों को मिला करके होगा, तो ध्यान से समझिएगा। 4 या 5 लाइनों को मिला करके होगा, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि चारों ओर स्निग्ध कोमल और उज्जवल चांदनी फैली हुई है। कि क्या मैंने बताया आपको कि सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि वातावरण कैसा है, वातावरण ऐसा है कि चांदनी रात है और वातावरण शांत है। उसके बाद चारों ओर जो है वो स्निग्ध कोमल और उज्जवल चांदनी फैली हुई है, चारों ओर स्निग्ध कोमल और उज्जवल चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक अनंत नीरव भूतल। अब इस पंक्ति का अर्थ हम लोग देखेंगे कि अपलक, नीरव मतलब शांत और अनंत मतलब आकाश, नीरव मतलब शांत और अनंत मतलब आकाश। आपको बताया कि जो आकाश है वो क्या कर रहा है, भूतल मतलब पृथ्वी को अपलक देख रहा है। अपलक अनंत नीरव भूतल की जो आकाश है, अनंत मतलब आकाश, अनंत मीन्स आकाश। अपलक एक दृष्टि से या एकटक दृष्टि से अपनी प्रिया पृथ्वी को देखता हुआ सा लग रहा है। आकाश अपलक एक दृष्टि से अपनी प्रिया पृथ्वी को देखता हुआ सा लग रहा है। एक चीज मैं पॉज करूंगी यहाँ पर ये बताने के लिए कि ये पोयम बड़ी है और इसके बाद जो है वो बापू के प्रति भी बड़ी पोयम है। तो इस पोयम का अर्थ, नौका विहार का अर्थ जो है वो आप खुद लिखेंगे। नौका विहार का अर्थ आप जो है वो वीडियो देखते देखते मेरे साथ साथ आप लिखेंगे और बापू के प्रति का अर्थ मैं आपको भेजूंगी। बापू के प्रति थोड़ा कठिन है तो उसमें जो कठिन पैराग्राफ्स हैं और जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं बोर्ड की दृष्टि से वो मैं आपको बताऊंगी। उसका अर्थ आप मेरे नोट से लिखेंगे और इसका अर्थ, नौका विहार का अर्थ जो है वो आप खुद लिखेंगे। जो पोयम, जो पैराग्राफ सरल हैं उसका अर्थ आप खुद लिखेंगे। जो पैराग्राफ इसमें भी कठिन है उसके नोट्स मैं आपको भेजूंगी। ठीक है, जो पैराग्राफ्स कठिन है उसके नोट्स मैं आपको भेजूंगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूंगी कि कुछ बच्चों ने तो 12th क्लास में अपनी कॉपी बहुत बढ़िया बनाई है, नो डाउट कि उन्होंने एक एक शब्द लिखा है जो भी मैंने पढ़ाया है। लेकिन कुछ बच्चों ने, मुझे ये देख के बहुत दुख लगा, परेशान, थोड़ा सा मन भी खराब हुआ कि आप जो हैं वो कुछ बच्चों ने वही
नोट्स लिखे हैं जो कि पीडीएफ मैंने भेजे थे। उनका कॉपीज़ देख के बेटा डोंट फील बैड, बट ऐसा लगा कि जैसे वो लिखना नहीं चाहते थे, और मतलब वो शुरू से लिख नहीं रहे थे, और जब स्कूल से ऑर्डर आया कि एक नोटिस आया उनके पास कि आपको कॉपीज़ भेजनी है, तो एक ही दिन बैठे और सारा पीडीएफ कॉपी कर दिया। तो ऐसा आगे आप मत करिए, क्योंकि आपका बोर्ड का क्लास है, और देखिए स्कूल जब अभी से खुल रहे हैं तो फिर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम तो श्योर शॉर्ट होना ही है। और ये मैं आपको शुरू से बोलते जा रही हूँ, शुरू से कह रही हूँ कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम कुछ भी हो जाए, छुट्टी भले ही स्कूल फिर से बंद हो जाए, मान लीजिए 1%, तो भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम अपने टाइम से होंगे ही होंगे। तो ऐसा मत करिए, अपने भविष्य के साथ बेटा मत खेलिए और लिखिए ज़रूर, ठीक है। फिर देखिए, सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग, जो पृथ्वी है वो चारों ओर से शांत लेटी हुई है। पृथ्वी जो है वो चारों ओर से शांति पृथ्वी पर छाई हुई है। और जब ये लोग, जब यहाँ पर ये अपना परिचय, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि वो कहते हैं आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई ये पोयम है, जिसमें वो स्वयं जो हैं वो गंगा नदी के किनारे टहलने गए हुए हैं। इसका थोड़ा सा प्रसंग, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, इसका प्रसंग मैं आपको बता दूं कि ये गंगा नदी का वर्णन कब कर रहे हैं। तो गंगा नदी का वर्णन ये तब कर रहे हैं जब पंत जी अपने मित्रों के साथ और रात में नौका विहार करने गंगा नदी के तट पर गए थे। जब पंत जी रात में नौका विहार करने अपने मित्रों के साथ गंगा नदी के तट पर गए थे, तो उस समय गंगा नदी कैसी लग रही थी और वहाँ का वातावरण किस प्रकार का था, इसका वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ पर जब ये बोल रहे हैं कि सैकत शैया पर दुग्ध धवल वाली जो 2-3 पंक्तियां मैंने आपसे पढ़ी, तो जब आप ये इसका अर्थ लिखेंगे तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि हम लोग जब गंगा नदी के तट पर पहुँचे तो वह गंगा हमें बालू रूपी सफ़ेद शैया पर लेटी हुई तपस्विनी बाला के सदृश प्रतीत हो रही थी। क्या लिखेंगे कि जब हम लोग इसलिए लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिखेंगे पंत जी, क्योंकि आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई पोयम है। कैसी पोयम है? आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई पोयम है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि जब हम लोग, ब्रैकेट में आप लिख देंगे पंत जी एवं उनके मित्र गंगा तट पर पहुंचे, गंगा जी के तट पर या गंगा नदी के तट पर पहुंचे, तो वह गंगा जी या वह गंगा नदी हमें बालू की सफ़ेद शैया पर लेटी हुई प्रतीत हो रही थी। और किसके समान? एक तपस्विनी बाला के सदृश प्रतीत हो रही थी। फिर देखिए क्या बोला है उन्होंने, ग्रीष्म विरल। यहाँ पर ये जो अर्थ मैंने बताया है वो केवल तनवंगी गंगा तक बताया है, सैकट शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा। फिर वो क्या कह रहे हैं? ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तो इसको मैंने जब स्टार्ट किया था पोयम पढ़ाना, तभी आपको बताया था अभी 10-15 मिनट पहले कि इसमें 4-5 लाइनों के अर्थ को मिला करके हम लिखेंगे। तो कुछ चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं और कुछ हम पीछे से भी लेंगे, मतलब आगे से भी लेंगे, और उसके बाद सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ वो क्या कह रहे हैं कि ग्रीष्म विरल। तो ग्रीष्म विरल अर्थात कि ग्रीष्म ऋतु के कारण, ग्रीष्म विरल, तो ग्रीष्म मतलब गर्मी और विरल मतलब बहुत दुबली पतली सी। तो आप इसमें लिखिए, आप लिखिए, मैं बोल रही हूँ कि ग्रीष्म ऋतु के कारण गंगा की धारा बहुत पतली हो गई थी, इसीलिए उसको ग्रीष्म विरल कहा जा रहा है। तो आप लिखेंगे क्या, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। लिखेंगे आप क्या कि ग्रीष्म ऋतु के कारण गंगा जी की धारा बहुत पतली हो गई थी, लेकिन उसका जो जल था वो कैसा था? दुग्ध धवल। लेकिन उसका जो जल था वो निर्मल था, उसका जल निर्मल था। फिर वो क्या कह रहे हैं? तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल। आगे की देखिए 5th और 6th लाइन बेटा।
5th और 6th लाइन, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। तापस बाला, तापस बाला मतलब तपस्विनी बाला, तपस्विनी लड़की, कम उम्र की लड़की को हम बाला कहते हैं। तो आप कह सकते हैं तापस बाला मतलब तपस्विनी युवती, तापस बाला मतलब तपस्विनी युवती। गंगा मतलब गंगा नदी के बारे में कहा जा रहा है। निर्मल मतलब साफ, निर्मल मतलब साफ। शशिमुख से दीपित मृदु करतल, शशिमुख मतलब, शशि मतलब चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा। मुख मतलब चेहरा, मुख मतलब चेहरा। दीपित मीन्स, दीपित मतलब होता है प्रकाश से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ। मृदु मतलब, मृदु करतल, मृदु मतलब कोमल, करतल मीन्स हथेली, करतल मीन्स हथेली। लहरें उर पर कोमल कुंतल, लहरें जो हैं, उर मतलब हृदय, लहरें पानी की लहरें, गंगा जी की लहरें, गंगा नदी की लहरें, जो लहरें ऐसे ऐसे चलती है ना, उन लहरों की बात यहाँ पर करी गई है। और उसके बाद उर मतलब हृदय, कोमल मतलब सुंदर, कोमल मधुर, और कुंतल मतलब होता है बाल, केश, कुंतल मतलब केश। अब इसको जरा सी 1 मिनट में यहाँ पे आपकी पोयम पॉज कर रही हूँ और आपको एक चीज बता रही हूँ कि ये पोयम में उन्होंने क्या बोला है। इस पोयम में उन्होंने एक मानवीकरण अलंकार से भरी हुई ये पोयम है, और इसमें यहाँ पर कवि ये कल्पना कर रहे हैं कि, ध्यान से सुनिएगा, कवि क्या कल्पना कर रहे हैं। कवि यहाँ पर ये कल्पना कर रहे हैं कि जब ये गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं, और तो इनको जो गंगा नदी है वो एक तपस्विनी बाला के समान, तपस्विनी सुंदर कम उम्र की स्त्री के समान दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे गंगा नदी बालू की शैया पर एक सुंदर स्त्री के रूप में लेटी हुई है। वास्तव में इनको क्या लग रहा है कि इसको आप अभी लिखिएगा मत, मैं आपको बताऊंगी क्या लिखना है। आपको मैं ये समझाने के लिए कह रही हूँ कि जब गंगा नदी के किनारे ये पहुंचते हैं तो चारों ओर का वातावरण शांत है और सुंदर चांदनी हर जगह फैली हुई है, और इनको उससे देखकर ऐसा लग रहा है, उस पूरे वातावरण को देख कर के गंगा नदी के तट पर पहुंचने पर इनको ऐसा लग रहा है जैसे जो गंगा नदी है वो बालू की सफेद निर्मल स्वच्छ शैया पर लेटी हुई है। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इसी में वो कह रहे हैं दीपित करतल, करतल मतलब हथेली है, उर मतलब हृदय। अब ये मैंने आपको क्यों बीच में बताया पॉज करके, इसलिए कि अब जो एक एक चीजें हैं वहां पर, अब ये उसका वर्णन करेंगे कि जो गंगा नदी है वो तो एक स्त्री के समान है, और उसके जो चारों ओर का, उसके चारों ओर का जो प्राकृतिक परिवेश है वो किस प्रकार से उस स्त्री से मेल खा रहा है। इसको आपको लिखना नहीं है, समझ लीजिए दिमाग में, और उस हिसाब से आप लिखेंगे। इसलिए आपको बताया है कि जो गंगा नदी है वो तो एक तपस्विनी बाला के समान बालू की शैया पर लेटी हुई है, और अब उसके चारों ओर का जो प्राकृतिक वातावरण है वो उसे किस प्रकार से ले रहे हैं। ठीक है, वो उसे किस प्रकार से ले रहे हैं। तो जहां पर ये तापस बाला वाली लाइन कह रहे हैं और नीलांबर और मृदु लहर तक कह रहे हैं, तो उसका अर्थ देखिए नीलांबर तक में वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो कवि है, इसको आप इसी तरह से लिखेंगे कि जो ग्रीष्म ऋतु के कारण, यहाँ तक आपने लिखा कि ग्रीष्म ऋतु के कारण गंगा नदी की पतली धारा बह रही थी, या गंगा नदी बहुत पतली हो गई थी और उसका जल जो है वो निर्मल था, उसका जल निर्मल था। तो अब आप लिखेंगे क्या, जो मैंने स्त्री वाली बात बताई इसमें जो आप लिखेंगे वो मैं लिखवा दे रही हूँ आपको। लिखिए कि आपने यहाँ तक लिखा कि ग्रीष्म ऋतु के कारण गंगा की धारा बहुत पतली हो गई थी तथा उसका जल जो है वो निर्मल था। ठीक है, यहाँ तक आपने लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु के कारण गंगा की धारा पतली हो गई थी और उसका जल निर्मल था। तो इसे आप आगे पूर्ण विराम लिखिए, और इसके बाद आप लिखेंगे कि इसे देखकर कवि कल्पना करता है, इसे देखकर कवि कल्पना करता है मानो कोई दुबली पतली तपस्विनी बाला दिन भर के परिश्रम से थक करके रात्रि के
ठीक है। रात्रि के दिन, ये लिखा है ना, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। तो यहाँ पर ये जो लाइन आपकी है ये छूटी नहीं है। आपको लगेगा कि फोर्थ लाइन मैम ने छोड़ दी है, छोड़ी नहीं है फोर्थ लाइन। वो मैंने आपको अलग अलग अर्थ बता दिया है। शांत मतलब थकी हुई, ठीक है, और निश्चल मतलब बिना रुके, और क्लांत मतलब क्या बताया आपको, क्लांत मतलब उदास। तो अब इनको मिला करके, हम इन तीनों को मिला करके जो अर्थ लिखेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है, इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है, या कवि कल्पना करता है भी लिख सकते हैं आप। ऐसा देखकर कवि कल्पना करता है, मानो मानो कोई दुबली पतली तपस्विनी बाला, मानो कोई दुबली पतली तपस्विनी बाला दिन भर के परिश्रम से थक करके, दिन भर के परिश्रम से थक करके रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि के प्रथम प्रहर में अपनी थकान मिटाने के लिए, रात्रि के प्रथम प्रहर में अपनी थकान मिटाने के लिए शांत भाव से लेटी हुई, रात्रि के प्रथम प्रहर में, रात्रि के प्रथम प्रहर में अपनी थकान मिटाने के लिए श्वेत शैया पर शांत भाव से लेटी हुई अपनी क्लांति दूर करने का प्रयास कर रही है। श्वेत शैया पर शांत भाव से लेटी हुई अपनी क्लांति दूर करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इस पंत में थोड़ा लिखना होगा आपको, पंत में थोड़ा लिखना होगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। तो गंगा जो है वो एक तपस्विनी बाला के समान निर्मल है, और उसकी मृदु करतल शब्द आया है ना, मृदु मतलब कोमल और करतल मतलब हाथ, हथेलियां, उसकी हथेली शशिमुख से दीपित, शशिमुख मतलब चंद्रमा के मुख से या चंद्रमुख से उसकी हथेली, दीपित मतलब बताया था प्रकाश से भरा हुआ, तो वही आप लिखेंगे कि उसकी हथेली चंद्रमुख से प्रकाशित हो रही थी, उसकी हथेली चंद्रमुख से प्रकाशित हो रही थी, और उसके वक्ष स्थल पर या हृदय स्थल पर, और उसके वक्ष स्थल पर या हृदय स्थल पर लहर रूपी कोमल केश लहरा रहे थे, और उसके वक्ष स्थल पर या हृदय स्थल पर लहर रूपी कोमल केश लहरा रहे थे। ठीक है, फिर आगे की लाइन भी देखिए, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। अब जो वो गंगा एक स्त्री के रूप में है, तो उसके जो गोरे अंग हैं उन पर सिहर सिहर के, सिहरन मतलब कपकपा करके, लहराता तार तरल सुंदर, लहराता तार तरल सुंदर, कि उसको देख करके ऐसा लग रहा है तार तरल सुंदर। चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर, कि जब गंगा की लहरें धीरे धीरे चल रही हैं, अब इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जब गंगा की लहरें धीरे धीरे चल रही हैं तो कैसा लग रहा है कि, और गंगा की लहरों पर किसका प्रकाश पड़ रहा है, नीलांबर, नीले अंबर का, नीले अंबर का जो प्रकाश है वो गंगा की लहरों पर, नीचे गंगा की लहरों पर उसका नीले अंबर का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और उसमें क्या है आकाश में, तार तरल, तार मतलब तारे, तार मतलब तारे, तारे ऊपर आकाश में हैं, नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब लहरें धीमे धीमे चल रही हैं तो वो जो तारे
ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, वो जब लहरों पर कैसे हो रहे हैं, कभी ऊपर हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं, कभी ऊपर हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं। मैंने आपको कवि माँ का प्रभात वर्णन 11th पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने आपको इसी तरह का सीन बताया था, याद करिए, ब्लैक बोर्ड में आपको दिखाया था बना करके कि चंद्रमा कभी सूर्य जब उग रहा है, नॉट चंद्रमा, सूर्य जब उग रहा है तो धीरे धीरे वो लहरों से ऊपर जा रहा है। तो पहले एकदम लहरों में छुपा हुआ है और फिर लहरों से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। और यही चीज मैंने आपको इसी तरह की एक चीज बताई थी जब यमुना छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो यमुना छवि में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बेटा मैंने आपको क्या बताया था, उसमें भी मैंने आपको पिक्चर बना कर के बताया था कि जब लहरें ऊपर उठती हैं तो वो चंद्रमा का प्रतिबिंब ऊपर सा उठता है, और जब नीचे दबती हैं, जब लहरें नीचे जाती हैं, लहरें कैसे चलती हैं, ऐसे 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 चलेंगी। तो जब ऊपर जा रही हैं तो वो चांद का गोला ऊपर आ रहा है, और जब नीचे जा रही हैं तो नीचे क्या है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चांद एक गेंद की तरह नीचे डूब जा रहा है। फिर ऊपर जा रही है तो ऊपर, नीचे जा रही है तो नीचे। यहाँ वही स्थिति किसकी है, यहाँ वही स्थिति उन तारों की है जो कि आकाश में छाए हुए हैं। चंचल अंचल सा नीलांबर, तो इसको मोटे तौर पे आप इस तरह से समझिए कि जो तारों का प्रतिबिंब उन नीचे पड़ रहा है पानी पर, जब पड़ रहा है तारों का प्रतिबिंब, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो गंगा रूपी स्त्री है उसके आंचल को नीले रंग का वो आंचल हो, नीलांबर नीले रंग का वो आंचल हो और सितारों से भरा हुआ। वो समझ में आ रही है बात कि चांदनी रात है, ऊपर तारे हैं और नीचे जल में गंगा जी की लहरों में, गंगा नदी में उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो वो जब लहरें धीरे धीरे चल रही हैं तो कभी लहरों के साथ तारे ऊपर जा रहे हैं, कभी तारे नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने, कवि ने जो है वो गंगा नदी को किस प्रकार से दिखाया है, गंगा नदी को इन्होंने यहाँ पर एक तपस्विनी बाला के रूप में दिखाया है, एक तपस्विनी योगिनी के रूप में दिखाया है। तो जो नीले रंग का आंचल, जो नीले रंग का आंचल इसमें गंगा रूपी जो स्त्री है उसका ये नीलांबर रूपी आंचल दिखाई दे रहा है, उसका ये नीलांबर रूपी आंचल दिखाई दे रहा है। मैं इसको लिखवा दे रही हूँ आपको, लिखिए कि सितारों से युक्त नीला गगन या नीला आकाश, सितारों से युक्त नीला गगन या नीला आकाश जिसका प्रतिबिंब गंगा में पड़ रहा था, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो इस सुंदरी ने नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उस सुंदरी ने नीले रंग का वस्त्र पहना है और वह सलमा सितारों से जड़ा हुआ है, और वायु से या तथा वायु से चंचल हो रहा है। तो लास्ट लाइन देखिए बेटा कि साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशिकी रेशमी विभा से भर सिमटी हैं वर्तुल मृदुल लहर। अब पहले इसका हम अलग अलग अर्थ देख लें। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद शशिकी रेशमी, रेशमी मतलब जो चिकना तत्व है रेशमी का, वो रेशम का, वो विभा से भर, रेशमी विभा मतलब रेशमी यहाँ पर शब्द बोला गया है चांदनी के लिए। रेशमी किसके लिए बोला गया है, चांदनी के लिए। और विभा मतलब कोमल, ठीक है। तो रेशमी विभा मतलब है कोमल चांदनी, रेशमी विभा मतलब है कोमल चांदनी। और वर्तुल, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो वर्तुल मतलब होता है आपका गोलाकार, वर्तुल मतलब गोलाकार,
ठीक है, गोल आकार का। तो अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, कवि यहाँ पर ये कल्पना कर रहे हैं कि जो आपको इसके पहले मैंने बताया था कि गंगा जो है वो एक तपस्विनी, जरा सी रिकैप लेते हैं पहले, ये जो पैराग्राफ के बीच की लाइन हमने पढ़ाई 4th से लेकर के 8th तक, इसको जरा सी देखते हैं, तब उसी के सीक्वेंस में जो है वो आगे आपको समझ में आएगा। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि गंगा नदी जो है वो एक तपस्विनी बाला के समान निर्मल लग रही थी, और उनकी जो हथेली है वो चंद्रमुख से प्रकाशित हो रही थी। उनके वक्ष स्थल पर लहर रूपी कोमल केश लहरा रहे थे, और सितारों से युक्त जो नील गगन था उसका प्रतिबिंब गंगा नदी में जब पड़ रहा था तो उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस सुंदरी ने नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ हो और वह सलमा सितारों से जुड़ा हुआ हो। अब आगे वो क्या कह रही हैं कि उस पर जो छोटी छोटी साड़ी की सिकुड़न सी, जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। अब जो साड़ी की सिकुड़न सी क्या लग रही है, जैसे हमने ये दुपट्टा पहना है तो जैसे ये कभी सिकुड़ जाता है ना, जैसे माँ का आंचल सिकुड़ गया, सिकुड़ता है, तो जैसे कोई आंचल जब हम लोग साड़ी पहनते हैं तो आंचल जो है वो कभी फैला के हम लोग ओढ़ते हैं, कभी थोड़ा सा अगर कभी वो नीचे दब गया या हम लेटे हुए हैं साड़ी पहन के तो सिकुड़ जाता है। तो उसकी बात कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी लहरें हैं गंगा नदी की, जो बड़ी लहरें हैं वो तो सुंदर लग ही रही हैं, लेकिन जो छोटी लहरें हैं वो कैसी लग रही हैं, जो छोटी छोटी लहरें हैं वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो गंगा रूपी जो नायिका है, गंगा रूपी जो स्त्री है, उसकी रेशमी साड़ी पर सिकुड़न पड़ गई हो। वो जो छोटी छोटी लहरें हैं वो ऐसी लग रही हैं कि जो तनवंगी गंगा रूपी स्त्री है, तनवंगी मतलब ही हो गया स्त्री, ठीक है, कि गंगा रूपी जो सुंदर स्त्री है उसकी छोटी छोटी लहरें जो हैं वो उसकी साड़ी की सिकुड़न सी प्रतीत हो रही, साड़ी की सिकुड़न सी प्रतीत हो रही है। समझ में आ गया ना कि जो तपस्विनी गंगा है वो एक स्त्री के रूप में है, तनवंगी क्योंकि ग्रीष्म की गंगा है, दुबली पतली होगी, पतली सी गंगा है, और वो एक सुंदर स्त्री के रूप में, तनवंगी के रूप में है, ठीक है। और जो नीला आकाश का प्रतिबिंब है वो ऐसा लग रहा है, समझिएगा ध्यान से तभी लिख पाएंगे, कि जो नीला आकाश का प्रतिबिंब है वो गंगा नदी पर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका उस गंगा रूपी स्त्री का या गंगा रूपी तपस्विनी बाला का नीला आंचल हो, और उसमें जो सितारे हैं मतलब जो तारे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सितारे जड़े हुए हों, ठीक है। और गंगा जो है वो थकी शांत लेटी हुई हो, और उस पर जो छोटी छोटी लहरें हैं वो छोटी छोटी लहरें कैसी लग रही हैं, वो छोटी छोटी लहरें ऐसी लग रही हैं जैसे मानो गंगा नदी की साड़ी पर सिकुड़न आ गई हो, गंगा नदी की साड़ी पर सिकुड़न आ गई हो, ठीक है। तो चलिए इसकी साहित्यिक विशेषता भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये लिखेंगे साहित्यिक विशेषता में कि कवि जो हैं, पंत जी जो हैं, वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो नौका विहार का जो स्टार्ट किया है, नौका विहार का जो प्रारंभ किया है वो किससे किया है, अद्भुत प्रकृति चित्रण से, अद्वितीय सुंदर प्रकृति चित्रण से किया है। ये आपका पहला लाइन होगा कि भाषा जो है वो चित्रात्मक शैली है, भाषा में एकदम लग रहा है कि हाँ मतलब कैसे रेत के किनारे गंगा नदी पतली धारा में, और किस तरह से उन्होंने एक स्त्री का रूप उसको धारण कराया है। तो इसी को उससे ऐसा लगता है जैसे हमारे आंखों के आगे एक चित्र सा उसका छा जाता है। तो इसलिए ये एक चित्रात्मक शैली में लिखी हुई कविता है। फिर अलंकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो इसमें मेन अलंकार मानवीकरण है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार भी है, छोटी छोटी जगहों पर उपमा अलंकार दिया है। साड़ी की सी लिखा है ना यहाँ पर, साड़ी की सी, तो जब की सी है तो जहाँ पर भी स होगा या उसके समान होगा तो वो क्या होगा, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, तो जहाँ पर भी से सी इस तरह का रहता है, तुलना होती है ना, हरिपद कोमल कमल से, है ना, या चंद्रमा का मुख चंद्रमा, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। तो इसमें उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार तो
है ही। अनुप्रास अलंकार जो ये जो छोटे छोटे हैं, देखिए, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, तो अंत्यानुप्रास इसमें बराबर चल रहा है। फिर आप जब पैराग्राफ्स के लास्ट लाइन देखेंगे तो उज्ज्वल, भूतल, विरल, निश्चल, तल, करतल, कुंतल, तो सब में ल ल ल है, तो ये अंत में अनुप्रास है, तो अंत्यानुप्रास है। फिर इधर देखिए, तार तरल सुंदर, र है। फिर नीलांबर, र है। फिर शशि की रेशमी विभा से भर, र है, तो ये इसके बाद मृदुल लहर, र है, तो सब जगह जो है वो र र र र है। तो ऊपर की 6 लाइनों में जो है वो आप कह सकते हैं कि ल में अंत्यानुप्रास है, ल वर्ण से अंत्यानुप्रास है, और नीचे जो है वो र वर्ण से अंत्यानुप्रास लेखक ने दिखाया है, मतलब कवि ने दिखाया है। ठीक है, उसके बाद शैली कौन सी है? लाक्षणिक शैली है। लाक्षणिक शैली है। रस कौन सा है? तो आपको ये पता है कि जब भी एक स्त्री का या प्रेम का वर्णन होता है तो श्रृंगार रस होता है, और जब भी सौंदर्य का वर्णन होता है तो इसमें किसका सौंदर्य है? इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। और कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा है? खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी साहित्यिक विशेषताएं हो जाएंगी। फिर से एक बार बता दे रही हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो प्रकृति की सुकुमारता का इसमें वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है तो नौका विहार का दृश्य, लेकिन इसमें प्रकृति को उन्होंने सर्व दृष्टि से सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद भाषा में चित्रात्मक शैली है, मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, लाक्षणिक शैली है, रस श्रृंगार है, और भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। भाषा खड़ी बोली है। तो आज बेटा मैं आपको एक ही पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी कठिन पोयम है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ही पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ, जान करके एक पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। वैसे तो मैं 2 वीडियोस आपको भेज सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं भेज रही हूँ कि एक बार मुझे समझ में आ जाए कि आपको इस पोयम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप, जैसा कि कुछ बच्चे हमेशा पूछते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके पूछिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी बच्चे को है तो फिर मैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका एक ही वीडियो भेज रही हूँ, साथ में जो PDF भेज रही हूँ उस पर ज़रूर उसको ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा और उसको नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपीज़ में। सेक्शंस ऊपर लिखे होते हैं, PDF बिल्कुल क्लीन होता है, सेक्शंस ऊपर लिखे होते हैं, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ठीक है, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। लास्ट लाइन देखिए, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर